नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, सीएचएसएल का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म अभी खत्म हो गया है। भरने की डेट लास्ट खत्म हो गई है। अब सीजीएल की पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की पक्का बारी आने वाली है। और स्टेनो का भी आप देखेंगे, स्किल टेस्ट हो जाएगा कुछ टाइम में, और उसके बाद उसकी भी आएगी। सिमिलरली एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सबके बाद आता क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे डीवी कहते हैं। और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के। इस वीडियो में आप देख लीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, क्यों ये वीडियो खाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर है ही नहीं। आपने थंबनेल भी देखा होगा, जिसमें मैंने मेंशन कर रखा है कि डिटेल्स तो हम बताएंगे, बट एक सीक्वेंस में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जैसे कि दिन में सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर होता है। सिमिलरली जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे और फिर आपका एक फाइनल रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है आप सीधा का सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंच जाओगे। कुछ ना कुछ तो होता है रिजल्ट डिक्लेयर से ज्वाइनिंग के बीच के अंदर। वो क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एक सीक्वेंस होता है, ऐसा नहीं कोई भी चीज कैसे भी डिसऑर्डर तरीके से लगी पड़ी है। 19-20 का फर्क जरूर हो सकता है, क्योंकि कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जिन्हें डीओपीटी हैंडल करता है, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो खुद ही हैंडल होते हैं। ठीक है, तो कुछ 19-20 हो सकता है, बट हर किसी का ना एक फ्लो चार्ट है, एक सीक्वेंस है, जो कि बहुत जरूरी है हर किसी को जानना। इसी सीक्वेंस को मैं आपको समझाऊंगा, उसके अंदर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए, मैं उससे पहले आपको पहले छोटी स्क्रीन ही छोटी करके दिखाता हूं कि एफर्ट्स हमने कितने किए। आप देख रहे हैं, ये पूरा पेज मैंने कहीं से नहीं डाउनलोड किया। इट इज क्रिएटेड बाय मी। और मैंने इसे ऐसी हवा में नहीं बनाया। मैं बहुत दिनों से इस वीडियो पे काम करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। खाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता एक पार्ट है भाई साहब, पूरा प्रोसेस मैं समझाना चाह रहा था कि भाई अगर मैं ही हूं, मैं कैसे कैसे मेडिकल, डीवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ज्वाइनिंग तक मैं पहुंचा कैसे, उसके बीच में क्या क्या हुआ। तो देखिए, एक टाइम पे मैं कोडिंग वगैरह करता था, तो उस प्रोसेस से हम क्या करते थे, हम एक फ्लो चार्ट तैयार करते थे, अदरवाइज आप ऐसे नहीं चल सकते। तो सिमिलरली मैंने एक पूरा प्रोसेस और फ्लो चार्ट आपके सामने ऐसा बनाया है, और इस प्रोसेस को ही मैं पूरा समझाऊंगा आपको। और उसके बाद में एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि भाई अटेस्टेशन फॉर्म क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है। बट आपको पहले फ्लो चार्ट समझना पड़ेगा, कहानी की तरह, कि भाई मेरे पास ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, और ये मेरा ज्वाइनिंग का दिन है। ऐसे ही करके देखिए, आपको दिख रहा होगा कि काफी एफर्ट्स करके सारी चीजें मैंने एक एक खुद लिखी है। और देखिए, इस काम को करने में मेरा बहुत इंटरेस्ट भी था। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, पहले तो आप देखेंगे एसएससी कराता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कराता था, आप सब जानते हैं। लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो डिपार्टमेंट्स कराते हैं। अब डिपार्टमेंट जब कराते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डिपार्टमेंट के अंदर तो डिपार्टमेंट की टीम होती है ना। तो उस टीम या उस कमेटी का एक बार मैं भी एक बहुत मेन सदस्य रह चुका हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे से इस चीजों का पता है कि भाई क्या क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कहाँ पे स्टिकनेस होती है, कहाँ पे लीनियंसी होती है, अगर आपको प्रोविजनल दे दे तो वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो सारी चीजें मैं बता सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि 2024 के अंदर जो अभी रिसेंटली डीवी हुआ है, उसमें हमारे बहुत सारे कलीग्स हैं, मित्र हैं, जो देकर आए हैं, जिनकी मैं आपको अभी फोटो भी दिखाऊंगा। मतलब मैं आपको उनकी फोटो तो नहीं दिखा सकता, बट वो जो रोजगार मेला में अटेंड करने गए थे, मैं वो दिखा दूंगा। तो उनके एक्सपीरियंस प्लस हमारे बहुत पुराने जो मित्र हैं उनके एक्सपीरियंस, प्लस मेरे कई एक्सपीरियंस, वो सारे मिला के इस वीडियो को कलेक्टिवली बनाया है, जिसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ भी मिस होगा, और कुछ भी हवा हवाई में नहीं किया, और ऐसे खिचड़ी नहीं पकाई। एक बहुत साधारण सिंपल तरीके से सीक्वेंस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी साधारण बंदा जो होगा, वो सारी चीजों को समझ लेगा, अगर वीडियो को ध्यान से सुनेगा और थोड़ा सब्र रखेगा, क्योंकि वीडियो तो लंबा होगा ही होगा। क्योंकि भाई प्रोसेस ऐसा तो नहीं है ना एक दिन का, कई महीनों का प्रोसेस है, तो उस महीनों में होता क्या है रोज रोज, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज जस्ट अ पार्ट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं क्यों ये करना चाह रहा हूँ, मतलब क्यों मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत करीब से देखा है और बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको देने वाला हूं मैं। फिर भी अगर कोई छोटी मोटी कमी रह जाएगी तो मैं कमेंट में आप पूछिए। जिस तरीके से मैं सीजीएल के और सीएचएसएल में रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, उसको मैं पर्सनली रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने तो यही टॉपिक में हेडिंग में ही लिखा हुआ है, भाई जो भी बात होगी वो सीक्वेंस में होगी। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ तभी कुछ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या होगा, पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और पहुंचना कहां तक है आपको, आपको पहुंचना भाई अपनी ज्वाइनिंग तक, है ना।
बट इसके बीच में होता क्या क्या वो सारी चीजें मैं अभी ऐसा है पूरा चार्ट बनाया, वो घुमा के दिखा रहा हूँ कि वो यहाँ तक आपको पहुंचाएगा। ठीक है, तो पहली चीज पे आते हैं। देखिए आपको वीडियो 1.25 स्पीड पे देखना है, देख लीजिएगा, वीडियो लंबा जरूर होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी है मुझे जो आपको जाननी जरूरी है, नहीं तो आप परेशान रहोगे और कंफ्यूज भी रहोगे और बहुत सारे भटकाने वाले यहाँ लोग बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा, थोड़ी एनर्जी लगा लाते हैं, मैं थक गया हूँ काफी सारी चीजें कर करके। सबसे पहले आपका रिजल्ट आता है भाई, फाइनल रिजल्ट आपका आया। फाइनल रिजल्ट में होता क्या है, फाइनल रिजल्ट में होती है आपकी पोस्ट जो आपको मिली है, दूसरी होती है आपकी रैंक, और तीसरी होती है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का कोड। वो मिनिस्ट्री का नाम तक नहीं लिखा हो, तो जैसे अभी आपने देखा है ना जो 70 वैकेंसीज हैं सीजीएल के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसी स्टेनोग्राफर में सीडी होता है। ठीक है, तो हर एक का अलग होता है, तो वो मेंशन होता है उसके अंदर कोड, जो आपने कोड भरा होगा, ये चीजें इसमें मेंशन होती है। बट इसमें कहीं भी स्टेट का जिक्र नहीं होता कि आपको भाई साहब स्टेट कौन सा मिला है। तो उसके बाद क्या होगा कि भाई देखो कुछ तो ऐसी मिनिस्ट्री होती है ना, जैसे एमईए है आपके सामने, भाई अगर आपका एमईए का कोड होगा तो ये डेफिनेटली बात ऐसी है कि भाई आपको दिल्ली मिल रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। या और कोई हो सीएसएस, एएसओ इन सीएसएस, वो भी दिल्ली है, तो ये तो हो गए फिक्स स्टेट वाले कोड कि भाई इसमें तो क्लैरिटी हो गई कि भाई आपको दिल्ली मिल गया या कोई और स्टेट मिल गया। लेकिन ये गायब है इंडिया का, कुछ होंगी, कुछ क्या बहुत सारी ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है, उसमें क्या होगा, उसमें तो अभी आपको स्टेट पता नहीं चला। तो उस केस में क्या होता है, एसएससी आपके सारे डोजियर ना उस पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को भेज देगा। वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट आपको खुद कांटेक्ट करेगी, वाया ईमेल कर सकती है। इसलिए भाई साहब जो आपने एसएससी में ईमेल दिया था उसको जरा तंदुरुस्त रखना, चुस्त फुस्त रखना, क्योंकि उसके ऊपर कई सारी चीजें आने वाली है बाद में। इवन वो जो नंबर है जो आपने दे रखा है उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, उन्हीं के ऊपर सारी अपडेट आएगी। ठीक है, तो ईमेल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी कॉल भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद ना वो आपसे बोलेंगे कि भाई स्टेट प्रेफरेंस का आप ऐसे ऐसे निकल गया, आप इसे भर दीजिए। या मिनिस्ट्री प्रेफरेंस का भी होता है, मिनिस्ट्री जो होता है ना वो हैंडल करता है डीओपीटी कि कौन सी, आप जैसे सीएसएस एएसओ की बहुत सारी पोस्टर तो किस मिनिस्ट्री में मिल रही है तो वो डीओपीटी हैंडल कर रहा है। बट स्टेट प्रेफरेंस या जैसे जीएसटी में जोन प्रेफरेंस होती है, ये सारी चीजें किसी में जोन होगा, किसी में स्टेट होगा, किसी में मिनिस्ट्री प्रेफरेंस, ये आपको वो कॉन्टेक्ट करेंगे और बता देंगे इस तारीख तक इनको आप भर दो। तो वो आप वाया या तो वेबसाइट भर दोगे, वो जो भी आपको बता देंगे। तो वेबसाइट पे जैसे मैं आपको एएसओ के बारे में बता रहा हूँ, वो क्या करते हैं, वो लॉग इन करेंगे। ठीक है, जनरली वो अपनी ईमेल आईडी से ही लॉग इन करते हैं, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है या चेंज होगा तो वो बता देंगे। ठीक है, या और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, वहां से आप खोलोगे, अपनी प्रेफरेंस को भर दोगे, अपने जोन को भर दोगे, प्रेफरेंस को भर दोगे, स्टेट के या अपनी मिनिस्ट्री को भर दोगे। अब आपने भर दिया, अब फिर वहां के बाद आपको प्री अपॉइंटमेंट लेटर पहली चीज इशू होती है। ठीक है, चाहे दिल्ली वाले हों चाहे ऑल इंडिया वाले हों, आपको भी ऑल इंडिया वाले जो थे उन सबको स्टेट मिल गया है अब, या मिनिस्ट्री मिल गई है, अब आप सारे एक लेवल पे आ गए और आपको प्री अपॉइंटमेंट फॉर्म मिलता है। यहाँ पे मैंने स्टार इसलिए मार्क कर रखा है, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन आगे करूंगा, अभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ इसे क्योंकि मुझे फ्लो चार्ट समझाना है। इस प्री अपॉइंटमेंट फॉर्म में एक तो मेंशन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, मेडिकल के बारे में, अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में, ठीक है, कि क्या भरना है क्या भरना है, और कुछ और चीजों के बारे में। होता क्या है इसके बाद, आप ऐसे समझिए कि आप खुद ये फील कर रहे हैं और आप कर रहे हैं एक एक स्टेप, तो सोचिए प्री अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में, उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। उसमें से एक ऐसी चीज है फिर वो मेडिकल, इस पे भी मैंने स्टार मार्क कर रखा है, क्यों, क्योंकि इसको भी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेन करने की जरूरत भी है क्योंकि मेडिकल में बड़े सारे कंफ्यूजन फैला रखे हैं लोगों ने। तो मेडिकल में क्या होगा कि भाई आप उसके अंदर, उसमें मेडिकल है, प्री अपॉइंटमेंट फॉर्म के अंदर मेडिकल का मेंशन है, आप मेडिकल के लिए जाओगे, उसमें लिखा भी होता है डेट, तो आपको एक डेट लिखी होगी, उस डेट पे आप मेडिकल कराने जाओगे। दूसरा मेडिकल, मान लीजिए मैं ये मान रहा हूँ कि मेडिकल कराने गए, मेडिकल हो गया, मेडिकल मिल गया, अब आपके पास मेडिकल हो गया, आपके डॉक्यूमेंट रेडी है, अब आप जाते हो भाई साहब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, बात समझ रहे हो, इस पे भी मैंने स्टार मार्क कर रखा है। मतलब कि ये वो कहानी है तो जनरली सारे लोग बताते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, बट ये जो पहले की कहानी है कोई नहीं बताता, इनको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। तो अब आप जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कहाँ जाते हो भाई साहब, वो जो प्री अपॉइंटमेंट लेटर है ना उसके अंदर लिखा होता है कि किस ऑफिस में कहाँ आपको कब जाना है, वो लिखा ही होता है उसके अंदर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अटेस्टेशन फॉर्म ले जाना होता है। अटेस्टेशन फॉर्म अपने आप में एक बड़ी चीज है,
उसके ऊपर भी बहुत रेयर लोगों ने बात कर रखी है। मैं तो आपको अभी दिखाने वाला हूँ लाइव अटेस्टेशन फॉर्म होता क्या है। मेडिकल फिटनेस लेके जाओगे, जो आपका हो गया। सारे मेंशन डॉक्यूमेंट जो आपके लेटर में लिखे होते, फोटो, एडमिट कार्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एडमिट कार्ड वगैरह, ये सब रखना बहुत जरूरी है, आप ध्यान रखना। जो आपके एसएससी वगैरह के होते हैं वो सब लेके जाओगे, और सब कुछ वहां पे चेक होगा, और देन लास्ट में आपको या तो क्लियर दे देते हैं या प्रोविजनल दे देंगे, जो भी देंगे दोनों में से दे देंगे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब क्लियर और प्रोविजनल दे देंगे, फिर हम ऊपर बढ़ते हैं। अब आपको इश्यू होता है आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई, अपॉइंटमेंट लेटर, जिसके लिए आप सालों से लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे, जूझ रहे हैं, कमरे में एक बैठे हुए हैं, सोशल लाइफ खत्म कर रखी है, और बहुत सारे त्याग कर रखे हैं। मैं बता नहीं सकता, मैं तो खुद गुजरा हूँ इस फील्ड से। और उसकी कमाई यही होती है, अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है। इस अपॉइंटमेंट लेटर को वही ऑफिस इशू करता है जिस ऑफिस में आप डीवी के लिए जाते हैं। लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से हो क्या रहा है ना, कि वो ऑफिस आपको ओरली बता देता है और ये कन्वे करता है कि आप रोजगार मेला में आइए। रोजगार मेला नहीं देखा आपने? आप यूट्यूब पे देखिएगा, मोदी जी उसे एड्रेस करते हैं। और रोजगार मेला में आपको मिनिस्टर के हाथों दिलवाया जाता है, वो अपने अच्छे खासे बड़े मिनिस्टर होते हैं। और इवन वो ऑफिस ऐसा भी हो सकता है आपको 1-2 दिन पहले बोले, जहाँ पे जिस भी ऑडिटोरियम में वो हो रहा है, प्रैक्टिस के लिए आओ, क्योंकि आप भाई किसी मिनिस्टर के हाथ ले रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना उस दिन आप कुछ गड़बड़ कर दो स्टेज पे, क्योंकि वो लाइव चल रहा होता है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई जाती है बुला के, कि भी ऐसे कॉल होगा तो ऐसे करना, वैसे कॉल होगा तो वैसे करना। ये सब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा अभी 24 में जो हुआ है या 23 में जो हुआ है। मेरे मित्र हैं जो होकर आए हैं अभी। ठीक है। दूसरी सबसे अच्छी चीज कि आप अपने पेरेंट्स को भी ले जा सकते हो। ठीक है। और बहुत अच्छा फील होता है यार, आपको बहुत अच्छा फील होता है, रिफ्रेशमेंट भी मिलती है आपको। और जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, आप बस अब जाके भाग के ज्वाइनिंग कर लेते हो। अगर आप सेकंड हाफ में हो गए सपोज फ्री, तो आप सेकंड हाफ में चले जाइए, नहीं तो आप नेक्स्ट डे जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो ये पूरा सीक्वेंस ऐसे होता है, कि ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। भाई वो एक पार्ट है, कहानी तो कुछ और है पूरी। और ये कहानी मैं आपको इसलिए ही समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि भाई अब ये डिपार्टमेंट कराते हैं, और मैं उस कमिटी का एक बार इंपॉर्टेंट पर्सन रह चुका हूँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करी थी, और मैंने बहुत बारीकी से देखा था क्या क्या कैसे कैसे होता है। अदरवाइज तो भाई मेरे टाइम पे भी बहुत खिचड़ी थी, लास्ट ईयर भी मेरे दोस्तों के टाइम पे खिचड़ी थी, बट अब मैंने काफी रिसर्च करके, काफी मेहनत करके सारी छोटी छोटी कड़ियों को खोल लिया, और वो सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। इतना समझ गए होंगे आप? समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। 3 जगह मैंने स्टार मार्क करा था, आपने देखा हो तो, प्री अपॉइंटमेंट फॉर्म, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बाकी चीजों तो मैंने आपको यहीं पे समझा दिया। और इवन अपॉइंटमेंट लेटर को भी आप मान लीजिए, इन सबको अब मैं डिटेल में समझाता हूँ, एक एक छोटी छोटी चीज भी बताऊंगा, एक एक कमी जो होने वाली है, एक एक जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम भी होती है ना लोगों को, कि भाई ये गड़बड़ वो गड़बड़, वो भी बताऊंगा, ताकि आपके साथ ना हो। और आप ध्यान से सुनना इन बातों को। वीडियो लंबा जरूर होगा, बट थोड़ा तो सब्र रख लेना। ये सब चीजें महीनों महीनों चलती हैं, और फिर आप कभी कुछ परेशान, कभी कुछ परेशान, कभी कुछ परेशान। तो एक तरफ आप ध्यान रखिए ना, एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, और 1 पॉइंट चाहे तो 2.5 की स्पीड में देख लीजिएगा, बट आपको समझ सारी चीजें आ जाएगी। और बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, ऐसा नहीं है, नहीं तो मैं भी आके बोल बोल के ओरली और निकल जाता, बट ये सारी चीजें मैंने अपने हाथ से लिखी है, और पूरा सीक्वेंस में ऑर्डर को अरेंज करा है। चलिए चलते हैं। ठीक है। अगला बात करते हैं प्री अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है। प्री अपॉइंटमेंट लेटर जैसे कि मेरे सामने ही पड़ा है, वो आपको देखिए 4 या 5 पेज का मिलता है। प्री अपॉइंटमेंट लेटर आपको 4 या 5 पेज का, या किसी किसी चीज में जैसे एएसओ के केस में 10 पेज का भी मिलता है। तो ये वेरी करता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कई सारे उन ग्रुप के बच्चों का भी टुगेदर नाम लिखा होता है, कॉमन होता है, तो ये बड़ा होता है। तो मैंने उसकी इंपॉर्टेंट चीजों को आपके सामने यहाँ पे 5-6 पॉइंट में रख दिया है। उन पॉइंट को मैं बता देता हूँ, जब आपके पास आएगा तो आप मिला लेना कि आपको ये बातें उसमें मिलने ही वाली हैं। ठीक है। पहली चीज इसके अंदर लिखा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, कि भाई आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, और आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आना है। इसके लिए आपको मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा। तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन की एक डेट मेंशन कर देंगे उसमें, कि भाई इस तारीख से पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल जाके मेडिकल करा लीजिए। या कभी कभी हॉस्पिटल का नाम भी मेंशन होता है, जैसे दिल्ली में आरएमएल बहुत पॉपुलर है, आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर होता है, तो वो मेंशन कर देते कि आप आरएमएल हॉस्पिटल में जाइए। अदरवाइज ये मेंशन होता है आप डिस्ट्रिक्ट के किसी भी हॉस्पिटल से करा लीजिए। थर्ड, जो बंदे ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं ना, ये बात भी लिखी होती है, वो क्या करते हैं, उनके लिए मेंशन होता है कि आप इस लेटर को अपनी अथॉरिटी, जो आपका भी रिसेंट ऑफिस है, उनको दिखाइए, और वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे आपका पहले का करेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपको भी अभी देना
होता है जो अभी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे ना, उसमें आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो वो आपको किसी गेस्टेड ऑफिसर से साइन कराना होता है। तो जो पहले से सर्विस के अंदर है भाई, वो दोबारा क्यों कराएं? तो वो लेके साथ तो वो इसलिए ही कहते हैं कि ये आप वही पुराना फॉरवर्ड करवा दीजिए और वही मेडिकल रिपोर्ट को आप फॉरवर्ड करा दीजिए, बट ये उनके लिए है जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है। ये भी मेंशन होता है उस लेटर के अंदर। तो देख रहे हैं आप, मैं कितनी डिटेल में एक एक इंपॉर्टेंट चीजों को पकड़ के लाया हूँ। चौथा कि उसके अंदर देखिए, रेड मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ वो लास्ट में मेंशन करते हैं भाई, दिस मे नॉट कंसिडर एज ऑफर लेटर। इसे आप ऑफर लेटर मत समझ लीजिएगा, वो इशू होगा आपको डीवी के बाद। जब डीवी हो जाएगा फाइनल, उसके बाद ऑफर लेटर मिलता है या अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, इसको आप प्री अपॉइंटमेंट लेटर मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो उसमें भी नहीं लिखा होता प्री अपॉइंटमेंट, हम बस बता रहे हैं कि दिस इज ए प्री अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, नेक्स्ट, इसी के अंदर लास्ट में आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो जो रिक्वायर्ड है वो सारे डिटेल में मेंशन करता है वो ऑफिस, जो भी आपको वो इशू कर रहा होता है, प्री अपॉइंटमेंट लेटर या मिनिस्ट्री, वो मेंशन कर रखी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ भी वही वाली भाई साहब जो आप एसएससी के फॉर्म में भरते हैं। इस चीज पे बहुत इशू होता है, ध्यान रख लेना। ऑफिस अगर लीनियंट है तो चला भी ले नई वाली, लेकिन नहीं हो तो वो यही बोलता है कि ये ले जाओ और स्कैन करो और सेम बनवा के लाओ। तो एसएससी वाली फोटो को ही रखना आप। ठीक है, अगला सीसी हो गया, यही करेक्टर सर्टिफिकेट, फोटो आईडी, जैसे आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह जो भी आप रख सकते हो। क्वालिफिकेशन के सारे सर्टिफिकेट 10 12 एक्सेट्रा ये सब मेंशन होता है। कास्ट सर्टिफिकेट का मेंशन होता है, और मेंशन होता है अटेस्टेशन फॉर्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे भी बहुत कम लोगों ने बात कर रखी है। ये होता क्या है, इसको भरने में ना भाई तेल निकल जाता है, ये हल्के में मत लेना। ये गलत भी भर दोगे ना तो बाद में ऑफिस में जाके आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि चेंज नहीं करने का मौका मिलता है इतनी आसानी से। अच्छे आपके कनेक्शन से तो करने देंगे, फिर ये तो दिक्कत होती है, और ये जीवन भर आपकी सर्विस बुक में लगा होता है। तो इसलिए से बहुत ध्यान से भरना। आप बोलोगे तो मैं भर के दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे भी तेल निकल गया था इसे शुरू में तो भरने में, और मैंने गलतियां भी करी थी, वो चेंज भी नहीं है आज तक, क्योंकि कोई गाइड ही नहीं करने वाला मैं। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी लेटर के अंदर ऑफिस की लोकेशन भी मेंशन होती है कि आपको कहाँ पे जाना है इन सब चीजों को लेके डीवी के लिए। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं आपको ना अटेस्टेशन फॉर्म शो कर देता हूँ। तो अभी देखिए एक वीडियो आएगा आपके सामने, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें वो अच्छा खासा गट्ठर होता है 10-12 पन्नों का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें कॉलम्स दिखा दूंगा, तो आप एक बार उस पर नजर मार लीजिए कि वो क्या होता है। तो देखिए ये होता है वो अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपकी फोटो लगती है, और यहाँ बाकी जैसे नेम, एज एड्रेस, होम एड्रेस, आधार कार्ड, पैन नंबर, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएं तो देखिए यहाँ पे नेशनैलिटी होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, प्लेस, बहुत सारी चीज़ें होती है, कहाँ कहाँ आप रिसाइड करते हैं, फादर मदर स्पाउस ब्रदर सिस्टर, इन सब की डिटेल होती है। नेक्स्ट पे जाए, पूरा स्कूलिंग का, एजुकेशन का होता है, कहाँ कहाँ आप रहते हैं, कहाँ पहले अपॉइंटमेंट ले रखा है, येस नो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे अगर आप कहीं अरेस्ट तो नहीं हुए, कभी आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं करी, किसी कोर्ट में तो नहीं आया, इनका येस नो सब भरना होता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में तो पूरी आपकी ना अभी तक की सारी जर्नी की डिटेल ले लेता है ये ऑफिस से फील्ड होता है, ये आपसे होता है सिग्नेचर। फिर नेक्स्ट होता है डिक्लेरेशन होता है ये आपसे, फिर ये होता है हेल्थ सर्टिफिकेट वाला। ठीक है, ये मतलब वही मेडिकल के साथ आपका जाता है इस तरीके से। कैंडिडेट का डिक्लेरेशन, उसके फादर मदर का भी हेल्थ कंडीशन क्या है उसके बारे में होता है ये, फिर दोबारा डिक्लेरेशन, फिर ये डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, नॉन क्रीमी के लिए। फिर इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस का होता है, रिलीजन का होता है। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट का होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, पेंशन से रिलेटेड होता है, बहुत सारी डिक्लेरेशन यहाँ होती है, तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए होता है। तो इस तरीके से पूरा बहुत बड़ा सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। इस करेक्टर सर्टिफिकेट को आपको स्पेशली गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना होता है, टू बी अ गेस्टेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से पूरा अटेस्टेशन ये फॉर्म होता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको ये पूरा भर के दिखा दूंगा। तो आई होप आपने देख लिया होगा अटेस्टेशन फॉर्म किस तरीके का होता है, मैंने आपको दिखाया। और अगर आप चाहो
तो वो अटेस्टेशन फॉर्म में आपको प्रॉपर हर एक कॉलम, हर एक रो, जो भी ब्लैंक कॉलम से आपको भर के दिखा दूंगा अगर आप बोलोगे तो। बट आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं डेफिनेटली उसे भर के दिखाऊंगा। उसमें पापड़ बेल नहीं तो बेलने पड़ते हैं, और बड़ी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको क्या लग रहा है आप दे दो। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे झोल होते हैं कि नहीं होते, तो उसमें बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। एक बार आप भर दो, पता चले बाद में जाके आपको बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, मेडिकल लेने में प्रॉब्लम हो रही है, डिपेंडेंट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, ट्रैवलिंग के वो लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो बाद में समझ आती है। और पता चला आपका फिर 36 का आंकड़ा है ऑफिस के अंदर, तो वो चेंज नहीं कोई करने दे रहा। किसी की बहुत अच्छी तालमेल है तो वो चेंज करने दे रहा है। तो बात ऐसी होती है कि इसको बहुत ध्यान से करना चाहिए। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या वो सेंसिटिव चीज है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं भाई, प्री अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में है, उसके अंदर सारी चीजें हैं कि क्या क्या लेके जाना है। बट अभी आपका उसमें एक मेडिकल जो बोल रहे हैं लेके जाना, वो तो हुआ नहीं, बट डेट जरूर उन्होंने मेंशन किया। तो इसलिए अब आप बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। मेडिकल एग्जामिनेशन भी जब हुआ था, तो देखिए मैंने आरएमएल से कराया था। दो 2024 का मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, उन्होंने भी आरएमएल से कराया था, हम सब एनआर रीजन के आसपास से हैं। तो आरएमएल में अच्छे हमें दौड़ाया। ठीक है, देखिए जितना सिटीज के अंदर होगा ना, उतना आप सोचिए प्रोसेस थोड़ा टफ हो जाएगा, और जितना दूर या बीहड़ में जाके होगा उतना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, वहां पे तो दूसरे तरीके से आप करवा लोगे, एजेंट्स होते हैं। बट जो सिटीज वाले होते हैं ना, दिल्ली सिटीज में, दिल्ली में तो स्पेशली, आप यहाँ पे वो एजेंट्स नहीं ढूंढ पाओगे। एजेंट्स आपकी लाइन वाइन तो कम कर देंगे, बट दिल्ली में तो लाइन इतनी है भी नहीं। ठीक है, बाकी कुछ और नहीं आप कर सकते। तो चलिए समझाता हूं मैं कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है। फिर आपको क्या करना है कि जैसे दिल्ली का एग्जांपल लेके अगर मैं चलूं, तो आप देखेंगे कि दिल्ली में क्या होता है कि जो बड़े सिटीज वाले होते हैं, एक ना पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन का विंग बना रखा होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन का पूरा एक विंग होता है। आपको ऐसा नहीं है कि आप भाई जाके नॉर्मल रिसेप्शन पे घूम रहे हो और ये करा रहे हो करा रहे हो। आप जाके बोलोगे कि भाई मुझे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बोला, और आपके पास ये वो लेटर होगा मिला हुआ, तो आप वो लेके जाओगे, दिखाओगे, तो आपको भेज देंगे मेडिकल विंग में, जहाँ पे सिर्फ मेडिकल्स होते हैं। तो आप जब वो जाओगे, तो सबसे पहले क्या होता है, आप इमेजिन कीजिएगा इस सिचुएशन को, क्योंकि आपके साथ ये होएगी, और इसी सीक्वेंस में होएगी। आप देख लेना 19-20 हो सकता है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन पहले कराता है ज्वाइनिंग के, लेकिन बाकी सारे मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो है ज्वाइन कर लो पुलिस वेरिफिकेशन होती रहती है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट का या ऑफिस का काम है। तो ये 19-20 का फर्क रहेगा, लेकिन मेजोरिटी चीजें बिल्कुल ऐसे होने वाली। आप मिला लेना जब आपका होगा। तो होता क्या है कि भाई ठीक है, विंग में आप पहुंच गए, तो वो बहुत सारी आपसे फॉर्मेलिटी कराएंगे, बहुत सारे फॉर्म भरवाते हैं, इधर उधर इधर उधर, इधर दौड़ाएंगे, उधर दौड़ाएंगे, उधर दौड़ाएंगे, पूरा दिन आपका इधर उधर आपको थका के आपकी जान ले लेंगे। होता क्या है कि उस दिन ना आप जल्दी जाइएगा, ये तो मैं दिल्ली आरएमएल का बता रहा हूँ। सिटीज में जनरली ऐसा जल्दी जाइएगा, इधर उधर दौड़ा दौड़ा के बहुत सारी फॉर्मेलिटी कराएंगे, और उसके बाद एंड में आपको एक डेट दे देंगे और आपको एक टाइम दे देंगे कि भाई इस दिन इस टाइम पे आ जाना, आपका मेडिकल हो जाएगा। और वो जनरली अगले 3-4 दिनों के अंदर अंदर होता है, क्योंकि ना वो स्लॉट्स में बांटते हैं कि कितने कितने बैच आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी होता है कई बार कि भाई मान लो 4 दिन बाद आपको कहीं जाना है, तो उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो वो 2 दिन पहले का भी दे सकते हैं। ऐसा है, मेरे केस में भी था। जब उन्होंने मुझे दिया तो मैंने कहा नहीं मुझे जल्दी है, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, पता नहीं इधर उधर जाके कहाँ का बात करी, तो मुझे 2 दिन पहले का दे दिया। तो ऐसा पॉसिबल होता है। तो ये चीज इट इज पॉसिबल, बट विद अ हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब ईगो दिखाओगे तो कुछ नहीं होने वाला कहीं भी। नेक्स्ट फिर क्या होता है, अब आपको डेट दे दी, अब आप पहुंच गए भाई उस दिन, आप कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, वही आईडी वाईडी ये सब, और आप उस डेट पर उस टाइम पे पहुंच गए। होता क्या है कि उस दिन आपके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, और आपको खाली पेट जनरली बुलाया जाता है। भाई दिल्ली आरएमएल तो खाली पेट बुलाता है, और दिक्कत होती है इससे बहुत, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे आए हुए होते हैं, और ऐसा तो नहीं आप जाओगे तो आप ही को एंटरटेन करेंगे, आपको वेट कराएंगे। तो उस दिन ना आपको बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके अंदर होती है, जो जिसका चेक होता है ना, वो होता है सब्र, पेशेंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। तो सब्र उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप खाली पेट बैठे हो। तो आपका क्या क्या चेक होगा, वेट चेक होगा, हाइट चेक होगा, बीपी चेक होगा। और बीपी तो भाई इतना इंपॉर्टेंट है ना, उस दिन जीवन में समझ आता है कि बीपी कितनी बड़ी चीज है। अगर बीपी खराब हुआ ना, तो आपका समय खराब होगा। और वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। आईज की पावर चेक होगी, जिसको चश्मा लगा होगा, कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है, यूरिन का सैंपल लिया जाता है, और फीमेल जो होगी उन्हें गायनी के लिए कुछ टेस्ट के लिए भेजा जाता है। ऐसी मेल का मेल वाला डॉक्टर देखता है और कुछ सवाल वगैरह पूछता है। ठीक है, ये नॉर्मल चीज होती है, इट इज नॉट टफ। तो जिसका ये सब ओके होता है, जिसमें बीपी सबसे इंपॉर्टेंट ओके है, उसको तो भाई सब ओके रिपोर्ट दे देते हैं।
और सेम डे ही रिपोर्ट मिल जाती है। वैसे जो दूसरे लोग होते हैं उनको सेम डे भी मिल सकती है या बाद में भी मिल सकती है, अगले दिन। होता क्या है ना, देखिए, उस दिन हम खाली पेट हैं या कोई खा के भी गया, अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल ने बोला खाली पेट नहीं आना, चलता है, तो आप बहुत ज्यादा नर्वस जरूर होंगे, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे अननेसेसरी, कि क्या होगा क्या होगा, इतना स्ट्रेस नर्वसनेस आपका बीपी फ्लक्चुएट कर होगा। पक्की बात है, भूखे बैठे हो तो और फ्लक्चुएट होगा। तब तक तो मुझे भी नहीं पता था, मेरा भी बीपी खराब आया, चेक करा तो उन्होंने, जिसका फिर बीपी खराब आता है ना, तो उसको क्या होता है, मोर टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। जैसे चेस्ट एक्सरे तो चलो कॉमन है, ईसीजी, इको, 2D इको होता है, 3D इको होता है हार्ट का, वो तक करवा देते हैं, और भी कई टेस्ट करा देते हैं जो बीपी से रिलेटेड है या उन्हें जो डाउट होते हैं। तो आपका ना समय खराब होगा, क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, दूसरी लाइनें तो होती है, आपके लिए तो उतनी लाइन नहीं है, कहीं कहीं आपको जनरल लाइन में भी लगना पड़ता है जा जाके। तो वो सब आप कराते हो तो एक दिन में तो पता चला आपके टेस्ट ही नहीं हुए, तो फिर आप अगले दिन जाओगे, फिर अगले दिन जाओगे, तो फिर आपकी जाके रिपोर्ट बनती है। तो मेरे भी केस में मेरा बीपी की धज्जियां उड़ चुकी थी तब तक, और 3 दिन तो मैंने टेस्ट में ही लगा दिए। क्यों? क्योंकि टाइम लिया, फिर 2D को में बहुत टाइम लगता है, बहुत 2 दिन बाद का टाइम लिया, ऐसे कर करके तीसरे दिन जाके मुझे मेडिकल रिपोर्ट मिली थी। तो अपना बीपी कंट्रोल में रखना, शांत रहना, उस दिन बस शांत रहना है, शांति से बैठे रहो बस। आपको तो जब नंबर आएगा जाएंगे, जो पूछेंगे बता देंगे। बीपी ठीक हुआ ना, तो भाई 3-4 घंटे 5 घंटे में निपट जाता है बंदा। बीपी ठीक नहीं हुआ ना, 2-3 दिन के लिए फंस जाएगा मेडिकल में। और ऐसा नहीं कि वो मेडिकल खराब करेंगे, वो मेडिकल, देखिए, वो भी जानते हैं कि आप बहुत तैयारी कर कर आए हैं, एग्जाम की ना बहुत तैयारी कर कर आए हैं, तो वो आपको ओके ही करके देंगे। लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरी है ना, कुछ बेसिक चीजें जो उन्हें फॉलो करनी है वो फॉलो करते हैं। तो जो भी है, सेम डे हो या 2 दिन बाद हो, आपको रिपोर्ट दे देंगे। और रिपोर्ट हाथ में नहीं देते, एक सील्ड लेटर देते हैं। अच्छा, दो चीजें होती थी यहाँ पे भी, पहले तो ये डायरेक्ट एसएससी को भेज दिया जाता था या डिपार्टमेंट, एसएससी को भेज दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, वो आपके हाथ में थमा देंगे, समझ रहे हैं? और वो सील्ड होता है लेटर, ये ध्यान रखना। कहीं ज्यादा कोई होशियार बन रहा हो, सील को तोड़ दे, वो सील इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। वैसा ही वो सील वाला आप अपने उस ऑफिस में जब डीवी लेके जाएंगे तो देंगे, वो सील खोलते हैं, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अच्छा, चलिए एक काम करता हूँ, मैं आपको वो मेडिकल जो वो देते हैं ना, उसमें लिखा क्या होता है वो दिखा देता हूँ। उसके अंदर आई थिंक ये मेंशन होता है, ही और शी इज फिट टू ज्वाइन ड्यूटी, कुछ ऐसे करके। तो अभी स्क्रीन पे आप देखिए, वो मैं लगा देता हूँ, आप देखिए एक बार। तो आई होप आपने देखा होगा कि किस तरीके से होता है, इस तरीके से वो देते हैं, सील्ड लेटर होता है, कोई बड़ी वो चीज नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं होती। लेकिन भाई इतनी मेहनत करके आता है तो आदमी को बड़ी सारी टेंशन होती है। उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरे खराब एक्सपीरियंस और लोगों के खराब एक्सपीरियंस, या हमें तब समझ नहीं आती थी चीजें, वो सारी बातें इसके अंदर मेंशन करी है। दूसरी चीज, रेयर, देखिए यहाँ मैंने मेंशन करा है, रेयर ऐसा होता है कि आपको दोबारा मेडिकल के लिए आना पड़ता है कुछ टाइम बाद। ऐसा पता है किन केसेस में होता है? भाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे सपोज जब मेडिकल आया, उस टाइम आपको कोई ऐसी डिसीज हो गई जो कि कॉमन नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस लाइक, भगवान ना करे किसी को हो गई, या किसी ने कोई सर्जरी कराई रखी है, तो अगर वो उनके नोटिस में आ गई ना, तो वो कैंसिल नहीं करते, वो आपको बोल 6 महीने बाद का टाइम दे देंगे या कुछ टाइम बाद का टाइम दे देंगे, कि जब तक वो रिकवरी हो जाए, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, वो ट्रीटमेंट आपका पूरा हो जाए, या जैसे कोई सर्जरी वगैरह वो पूरा हो जाए। तो मतलब अगर उनको ऐसा लगता है कि इसको कंप्लीट होने के बाद ज्वाइन करना चाहिए, तो वो आपको वो टाइम पीरियड दे देंगे। बट बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, बहुत ही ज्यादा रेयर केस में, बात समझ रहे हैं? तो वो टाइम पीरियड दे देंगे, और उसके बाद दोबारा मेडिकल फिटनेस का आपका वो एग्जामिनेशन होगा, फिर आपको रिपोर्ट दे देंगे। बट ये आपका बस ये एक्सटेंशन हो जाएगी इसकी। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो सारी दुनिया बता रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी तक देख लीजिए वीडियो 25-30 मिनट के आसपास होने वाला है, ये सारी चीजों पे कोई बात ही नहीं करता। अब आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। आप समझ रहे, उससे पहले इतनी सारी कहानी होती है और इसी सीक्वेंस में होती है, ठीक है? अब आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिन। आपके हाथ में है मेडिकल, आपके हाथ में है प्री अपॉइंटमेंट लेटर, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करे और आप निकल रहे हैं आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो पहली चीज, जो आपको प्री अपॉइंटमेंट लेटर में ऑफिस मेंशन होता है, आप वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है? वहां पे आप जाके अटेंडेंस लगाते हैं, ठीक है? वहां पे आपसे अटेंडेंस ली जाएगी, आपको एक बैच और ग्रुप में बुलाया जाता है यहाँ पे भी।
कोई दिन फिक्स कर देंगे, स्लॉट फिक्स कर देंगे, ठीक है, और फिर आपकी उस दिन अटेंडेंस होती है। तो अब यहीं पे मेरे को मेरा पार्ट आता है कि मैं भी उस टीम का एक इम्पोर्टेंट सदस्य था जिस दिन ये चीज हो रही थी। तो मैंने बहुत बारीकी से देखा था, मतलब कई दिन चला था, इसलिए मैं आपको बहुत इतनी डिटेल में बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। और जो एक्सपीरियंस मेरा नहीं है वो मैंने दूसरों के एक्सपीरियंस से ले लिया। मेरे बड़े सारे कलीग हैं जो अभी रिसेंटली देकर आए हैं या देने वाले हैं। तो अब आप पहुंच गए, आपने अटेंडेंस लगा ली। फिर क्या हो रहा है कि देखिए एसएससी जो है ना, आपके डोजियर्स पहले ही पहुंचा चुका होता है उस ऑफिस के अंदर। तो आपका डोजियर एक ब्राउन कलर की पतली सी घटिया सी फाइल होती है, उसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एसएससी आप ऑलरेडी उनको भेज चुका होता है। जो आपने फॉर्म भरते वक्त टाइम जो भरा था वो फॉर्म होगा, उनके पास आपका नेम होगा, उनके पास आपके नेम की लिस्ट होगी, विद रैंक की लिस्ट होगी, तो वो सब उनके पास अवेलेबल होता है। तो वो क्या करते हैं, वन बाय वन आपको बुलाएंगे, ठीक है, और आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। अब उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, वो क्या चेक करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहली बात होती है 10th की मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट। देखिए पहले 10th की मार्कशीट, आज से कुछ टाइम पहले 10th की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग हुआ करती थी, तो दोनों आपको चाहिए होती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो पहले 4 पॉइंट है ना, इन चारों में ये वैलिड होती है कि ये 10th की आपकी चीज, ये 10th तो आपने करी, जो भी आपका एग्जाम है और उसमें जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए वो 10th बेस का है, एमटीएस का, तो आपकी जो क्रूशियल डेट है एग्जाम भरने की, जो कि क्लोजिंग डेट होती है, उसके पहले तक आपने 10th कर लेनी हो कर करी होनी चाहिए। आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और आपके पास पासिंग भी होना चाहिए, उसके ऊपर डेट लिखी होती है, वो डेट क्लोजिंग डेट के पहले की होनी चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो बाद में इस बात को तो कोई भी नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा, इस पेपर कोई ग्रीवांस नहीं, कुछ नहीं, सीधा बाहर। सिमिलरली जो पेपर 12th बेस्ड होते हैं, जैसे कि स्टेनो का पेपर या सीएचएसएल का, उसमें 12th की पासिंग और 12th की मार्कशीट, और वो भी क्रूशल डेट के पहले की होनी चाहिए, वो उस पर मेंशन होती है। और आज के टाइम पे तो 10th और 12th की मार्कशीट अलग अलग नहीं होती, वो एक ही कॉमन होता है, उसी में लिखा होता है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, इस तरीके से मेंशन होता है। पहले अलग अलग हुआ होता था। जो ग्रेजुएशन बेस का एग्जाम है, सीजीएल, अपने आप में जिसकी अभी डीवी होने वाली है, तो उसमें ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री, डिग्री चाहिए भाई साहब आपको, डिग्री तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये याद रखना, मार्कशीट पहले मिल जाती है। और जो भी भाई लोग ऐसे हैं जो सो रहे होते हैं और बाद में डीवी वाले दिन चले जाते हैं बिना डिग्री के, बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जब आपकी मार्कशीट आ जाए तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे कि हमने क्या करा था, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जाके मेंशन कर दिया था कि भाई हमें ये ऐसे ऐसे होने वाला है, तो आप हमें एक डिग्री इशू कर दीजिए। तो होता क्या, आपको 1 से 2 दिन के अंदर एक प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है। थोड़ा भाग दौड़ जरूर होगी अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो वो प्रोविजनल डिग्री भी काम करती है। क्यों? क्योंकि वो डेट से पहले की हो जाएगी तो अपनी प्रोविजनल डिग्री निकलवा लेना, असली डिग्री आने में टाइम लगता है। चौथा है कास्ट सर्टिफिकेट्स, ओबीसी, एससी, एसटी, ओहो लिखना रह गया यहाँ पे, यूआर का तो कोई सर्टिफिकेट ही नहीं होता, ओबीसी, एससी, एसटी और डिसेबिलिटी वाला मैंने अलग से मेंशन कर रखा है। तो ये सारे सर्टिफिकेट अपने आपके चेक किए जाते हैं, और इन सब की एक भी डेट होती है क्रूशल। अभी सर्टिफिकेट को भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस फॉर्मेट में चाहिए होते हैं। सीक्वेंस में चलते हैं ना। फिफ्थ पॉइंट है कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी चाहिए होता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कि भाई कोई भी मतलब किसी भी डिसेबिलिटी में होता है, तो उसका वो सर्टिफिकेट जो होता है वो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है। सिक्स पॉइंट एनओसी, अगर कोई वर्किंग है तो वो क्या करता है, उसे एनओसी लेके जाना पड़ेगा उस दिन, एनओसी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर आप वहां से टेक्निकल दे रहे हैं तो एनओसी अगर देखें तो एनओसी ना, जिस भी आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, यहाँ पे भी मैं आपको दो बात बता देता हूँ, ये भी आपके जानने वाली है। जो वर्किंग है ना, अगर वो इंटीमेशन देते हैं ऑफिस में कि हमने एग्जाम दिया है, तो एनओसी बहुत इजीली दे देते हैं वो। अगर आपने इंटीमेशन नहीं दिया और तब आप एनओसी मांगना चाह रहे हो, तो आपको थोड़े इश्यूज हो सकते हैं और एनओसी मिलने में टाइम भी लगता है। कई बार तो आपने इंटीमेशन नहीं दिया तो एनओसी देते भी नहीं है वो, कई बार क्या मैक्सिमम केस में नहीं देंगे, बहुत रेयर केस में ही आपको देंगे, क्योंकि वो ये बोलेंगे आपने हमें बताया ही नहीं भी, आप वर्किंग थे, आपने बताया ही नहीं कि आप ये एग्जाम दे, तो हम एनओसी कैसे देंगे। तो एनओसी उसी को मिलती है जो जनरली इंटीमेशन एक गवर्नमेंट सर्विस में होते हुए देता है और फिर एग्जाम देता है। अदरवाइज तो भाई आप रिजाइन देके जा रहे हो तो भाड़ में, एनओसी एनओसी की क्या जरूरत है।
किसी को अपनी सर्विस वही वाली पीछे वाली को कंटिन्यू करके आगे ले जाना होता है, वो इस चीज को करता है कि भाई मेरी पुरानी सर्विस भी काउंट हो जाए। अदरवाइज बहुत सारे लोग रिजाइन देके निकल जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और सेवेंथ पॉइंट होता है, यार ये मैंने मेंशन करा है, ये तो मेंशन नहीं होता और उसमें कि लेकर आना ही नहीं, बट आपके जो भी एडमिट कार्ड है, ठीक है, ये एसएससी का फॉर्म जो आप फिल करते हो या और ऐसी कोई छोटी मोटी चीजें, वो सारी आप लेके जाना। वहां पे जाके अगर कोई इशू होगा ना, तो आपके पास ये अगर पेपर्स होंगे तो कहीं कहीं कभी कभी काम आते हैं। तो ये एडमिट कार्ड और ये एसएससी का फॉर्म वगैरह इसकी प्रिंट ले जाना, कितना ही भारी होगा, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना है, जो पहले 4 पॉइंट है ना, इसमें जो क्रूशियल डेट्स है, जिसमें जोन जोन सा वो है, वो हमेशा क्लोजिंग डेट के पास होती है। नोटिफिकेशन में लिखी है, सबको पता होता है, बट फिर भी मैंने रिमाइंड कराने के लिए, रिवाइज कराने के लिए, कि एग्जाम की जो भी क्रूशियल क्लोजिंग डेट होती है वही क्रूशियल डेट होती है, कि इससे पहले के होने चाहिए सर्टिफिकेट, इससे पहले आपकी ग्रेजुएशन, इससे पहले ट्वेल्थ, इससे पहले आपकी टेंथ होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे ना बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आए दिन मेरे दोस्त, कलीग्स, रिश्तेदार पूछा करते थे, तो उन सब का कलेक्शन मैंने यहाँ लिख दिया है। ये वो बहुत कॉमन इश्यूज है जो आप बार बार पूछोगे, और अगर अभी मैं छोड़ भी देता ना तो आप भी कमेंट में फिर पूछते हैं ये सब बता दो, ये सब बता दो। तो ये हैं वो सारे इश्यूज। तो भाई, जिनको क्लैरिटी भी हो ना चीजों की, या जो दोबारा देने वाले हैं, वो भी एक बार देख लेना, क्योंकि अब ना बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, और इसलिए आपको ये सारे इश्यूज भी अगर आप देखोगे तो काम आएंगे। और जो अपने आप में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है वो स्किप कर देना ये वाला पार्ट को। लेकिन यहाँ पे हर चीज मैंने वो बताई है जो आपको काम देगी, सच्ची बता रहा हूँ। ये तो कोई मतलब नहीं बनता इन चीजों को हाथ से लिखने का, और कितना टाइम लग गया मुझे इन चीजों में। तो बट बहुत प्रोडक्टिव चीज बनी है। कल को मुझे ही अगर डीवी देखना हो या मुझे अपने किसी कलीग को भी रेफर करना हो, तो मैं बोलूंगा इस वीडियो को देख लो। तो वो जनरल इश्यूज क्या होता है, देखिए पहला इशू मैं बता रहा हूँ, मैंने फादर नेम लिख दिया, मदर नेम, खुद का ही नाम, यदि वो अलग अलग है डिफरेंट सर्टिफिकेट्स में, तो भाई इशू हो सकता है। हो सकता है क्या, होता ही है। तो होता क्या है कि टेंथ के हिसाब से कंसिडर किया जाता है, किसी का ट्वेल्थ में, जैसे किसी का नाम है एबीसी कुमार, और पता चले ट्वेल्थ में कुमार गायब है, तो प्रॉब्लम है अपने आप में, हर जगह नाम सेम होना चाहिए। ऐसी फादर का नाम है, तो वो एक इशू हो जाता है। आप समझ रहे हैं। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, इस इशू के लिए किसी भी नाम में चेंज, या आप ऐसे कह लीजिए कि प्रोविजनल आपको नहीं मिला हो लेकिन आपने अप्लाई कर रहा हो, ऐसी कोई भी चीज होती है जो, अच्छा ये मैंने अगले में मेंशन ही कर रखा है, वो चीज का आप एफिडेविट बनवा लीजिए नाम में, सॉरी डेविट, एफिडेविट बनवा के रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एफिडेविट पता है ना, आप वो नोटरी के बाहर बैठे रहते हैं, तो वो बना देते हैं, 100-150 रुपये लेंगे, आपका एफिडेविट बना, हर चीज का एफिडेविट बनता है। कल को डिपेंडेंट का भी बनाना होगा जब ज्वाइन करेंगे तो वो बना देते हैं। दूसरा क्या इशू हो सकता है कि भाई ग्रेजुएशन की डिग्री, तो ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया, कि अगर आपके पास नहीं है तो भाई प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर देना, और वो अप्लाई स्लिप रख लेना, ठीक है, वो डेट पहले की होगी तो वो भी काम कर जाती है। तीसरा, कास्ट सर्टिफिकेट, भाई साहब ये सेंट्रल लेवल का चाहिए, स्टेट लेवल का नहीं काम करेगा। उसमें लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी जॉब के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आप स्टेट का बनवाते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि स्टेट में ये चीज नहीं मेंशन होती, तो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, और उसके फॉर्मेट भी फिक्स है जो मैं नीचे दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, अगला है कि सेम एसएससी फॉर्म फोटोग्राफ, ये मैंने ऊपर भी बताया था, फिर बता देता हूँ कि बहुत ज्यादा अड़ियल कई ऑफिसर्स होते हैं जो ये बोलते ही हैं, ये आपके लेटर में मेंशन भी होता है कि आपने जो एसएससी में फोटोज दी है वही सेम होनी चाहिए। और यार क्यों ना बोले, आप एक बात सोच रहे हो, आजकल देख रहे हो कितनी धांधली और हेर फेर हो रही है, और सोशल मीडिया से तो पता ही चल रहा है। तो इस चीज को कम करने के लिए भी आप, वो यही बोलते हैं कि आप वो सेम फोटोग्राफ लेकर आइए। अगर आपके पास नहीं होती तो कुछ अच्छे ऑफिसर्स आपको टाइम दे देते हैं, और क्या कहते हैं, बोलते हैं कि इनकी स्कैन करके बनवा के ले आओ। नेक्स्ट है अटेस्टेशन फॉर्म में कुछ भी डाउट हो तो आप, ओके ओके ओके, ये मैंने ये बोला है कि पॉइंट है कि देखो आप अटेस्टेशन फॉर्म भर के ले जाएंगे, अटेस्टेशन फॉर्म बड़ा होता है, कई बार बहुत सारी कंफ्यूजन होती है जो आपको तब भी क्लियर ना हो, तो आप उनको खाली छोड़ देना, ऐसा नहीं गलत भर सलत भर दो। और फोटो कॉपी करा के ना अटेस्टेशन फॉर्म को पहले फोटो कॉपी में भरना। कभी भी जीवन में कोई फॉर्म भरते हैं ना, अब तो ऑनलाइन है, पहले फोटो कॉपी पे भरा जाता है, फिर उसको फेयर किया जाता है। फेयर में भी अगर आपको कोई चीज का डाउट हो रहा हो तो आप उसे मत भरना, उसे खाली छोड़ना, वो ब्लैंक छोड़ो, और जिस ऑफिस में जा रहे हो ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन्हीं से हेल्प ले लेना, वही बता देंगे इसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना, या वहां पे बहुत सारे लोग स्टाफ घूम रहे हैं उनकी मदद ले लेना।
ऑफिस टू ऑफिस कई बार क्या होता है ना, वेरी कर जाती है। नेक्स्ट, सम डिपार्टमेंट गेव टाइम नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि कोई इश्यू हो जाए आपके साथ, एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे मैंने फोटो का ही बोला कि भाई आपके पास तो नई फोटो और नहीं, तो कुछ डिपार्टमेंट जो है आपको बोलते हैं नेक्स्ट डे आ जाना ये सारी चीजें ठीक करा के। जैसे कोई एफिडेविट बनवाना हो, या आप फोटो हो तो फोटो स्कैन करके बनवाना हो, और अ, कल नेक्स्ट डे आ जाना, या अरेंज कर देते किसी और दिन में। तो ऐसा होता है, मतलब दे आर वेरी सपोर्टिव। ठीक है, ऐसा नहीं है भगा देते, क्योंकि उन सबको खुद भी पता है ना वो कि एग्जाम आज की डेट में कितना मुश्किल हो गया है निकालना। तो दे आर सपोर्टिव इन जनरल, और मेजर केसेस में तो वो आपको दोबारा टाइम दे देते हैं। ठीक है, जब मैं पार्ट था ना उस कमेटी का, तो किसी को प्रोविजनल भी दिया था, कई दिन बाद भी बुलाया था। ठीक है, हम मदद करने के लिए बैठे होते हैं, हमें किसी को परेशान नहीं करना। समटाइम्स फाइनल हेड डीवी अन। अच्छा, अब देखो ना, आप वो जो टीम होती है ना पूरी, उसमें एक जो यूपीएससी लेवल का भी बंदा होता है, आप कह लो जो रिसेंटली ज्वाइन किया होता है, या आप कह लो जो प्रमोट होकर यूपीएससी लेवल तक चला जाता है, वो होता है हेड, होता है वो टीम का। ठीक है ना, तो वो क्या करता है, आपको फाइनल उनके पास जाना होता है, और वही साइन वाइन करता है कुछ फाइनल चीजों के ऊपर, और आपसे भी साइन लेता है। और होता है क्या, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहीं घबरा ना जाओ। वो आपसे ना जर्नल क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई आप उनके कैबिन में सामने बैठे हो, तो आपसे नॉर्मल बातचीत के लिए टू मेक यू कंफर्टेबल वो कुछ ऐसी जनरल सवाल पूछ सकता है, भाई कहाँ से पढ़े लिखे हो, क्या करा है क्या नहीं करा, फैमिली में कौन कौन है। तो घबराना मत, जो नॉर्मल है वो नॉर्मल, वो बातचीत कर रहा होता है, उसे कहीं कुछ वो मेंशन नहीं करना होता ना, उससे कोई मतलब होता है। और वो कुछ टाइम आप उसके पास बैठे हो तो ऑड ना लगे, तो आपसे नॉर्मल सवाल पूछ रहा होता है। ठीक है, ताकि टू मेक यू कंफर्टेबल। हर केस में नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे भी हैं जो अकड़ू होते हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, बट कुछ अच्छे होते हैं जो पूछते हैं। हमारे केस में पूछ रहे थे, और बंदे सोच रहे थे कि हाँ, क्यों पूछ रहे हो, ऐसा क्या पूछ रहे हैं, क्यों, क्या हो रहा है। तो मैं ये बात बता रहा हूँ, उनका कोई डीवी से लेना देना नहीं होता, वो ऐसे ही नॉर्मल पूछ रहे होते हैं। सर्टिफिकेट चेक। देखो ये वाला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, कि जो आप सारे कास्ट सर्टिफिकेट्स देते हो, या आप अपने टेंथ के सर्टिफिकेट्स देते हो क्वालिफिकेशन के, तो देखिए लास्ट ईयर का आपको मैं बता देता हूँ। लास्ट ईयर में क्या हुआ था, जब गए थे ना जो मेरे दोस्त, तो उसमें क्या था, टेंथ और ट्वेल्थ का ना आज भी आपका रिजल्ट देखा जा सकता है, वो लाइव मौजूद है। वो तो खोल के बैठे थे उस चीज को, और आपका टेंथ और ट्वेल्थ का निकाल के नाम, और वहां पे इवन डेट ऑफ बर्थ चेक कर रहे थे। दैट इज पॉसिबल, वो अभी भी कर सकते हैं, बट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं कर सकते वो ऐसे। तो उस केस में अगर उन्हें चेक करना है, तो होता क्या है कि वो उस अथॉरिटी को लिख देता है जिसने इशू किया है, जिस स्टेट ने इशू किया है उस सेंटर लेवल को, उस अथॉरिटी को लिख देंगे, और वहां से कंफर्मेशन आ जाता है। बट ऐसा भी मैंने बहुत केसेस में देखा है कि कास्ट सर्टिफिकेट को नहीं चेक किया जाता, अनटिल एंड आप पे डाउट हो, या आप कुछ ब्लंडर ना कर दो। आप समझ रहे हैं, तो ये पूरा उस इशू, तो पूरा उस ऑफिस पे डिपेंड होता है। ठीक है, कई बार ऐसे भी 10 12 भी नहीं देखेंगे आपके, बस डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे। हूँ, अब हम डीवी के एंड में आ चुके हैं, कि भाई आपने सारे डॉक्यूमेंट ये सारे चेक करा लिए, ठीक है, फाइनल हेड से मिल लिए, साइन वाइन कर लिए। अब क्या होता है, देखिए इसमें मैं आपको अभी फॉर्म तो दिखाऊंगा, बट वो मैंने नीचे लगाए हैं, बस वो एंड की ये बात बता दूं, फिर मैं आपको सारे कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्म दिखा दूंगा। तो डीवी में क्या होता है एंड में, कि भाई आपसे सारी फोटोकॉपीज ले ली जाएगी, और वो भी सेल्फ अटेस्ट की ली जाएगी, एक्सेप्ट करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो आपको गेस्टेड ऑफिसर का साइन का चाहिए, तो वो मेंशन होगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बट जो बाकी सारी टेंथ ट्वेल्थ या कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, कई कई सिचुएशंस में कई ऑफिस कास्ट सर्टिफिकेट को रख लेते हैं, और आफ्टर सम टाइम उसे रिटर्न कर देते हैं। कई में ऐसा होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी रखते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज टू मिनिस्ट्रीज। ठीक है, बट इन जनरल फोटो कॉपी लेते हैं, और आपकी सेल्फ अटेस्ट साइन जो होता है ना, वो लेते हैं। ठीक है, और 3 अटेस्टेशन फॉर्म जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, ये प्रिंट फॉर्म में ओरिजिनल भरा हुआ लेते हैं आपसे, ओरिजिनल हाथ से भरा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मैं आपको इसका एक वीडियो ही बना दूंगा पूरा भरने का कैसा, वो लेते हैं। और ये तीनों के तीनों ना आपकी सर्विस बुक में जिंदगी भर लगे रहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो एंड में ये सब लेके होता क्या है कि दो सिनेरियो हो सकते हैं। देखिए पहला सिनेरियो तो यही होगा मेजोरिटी केस में, कि आपको वो क्लियर दे देंगे, जिसको सी बोलते हैं। जब एसएससी पहले कराता था, जब नॉर्थ सीजो कॉम्प्लेक्स जाते थे, तो
सी और पी लिखा होता है, सी स्टैंड फॉर क्लियर, तो मेजोरिटी केस में तो क्लियर हो जाएगा, अगर आपका सब कुछ क्लियर है क्लियर दे देंगे और आपको भेज देंगे। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोविजनल दे देते हैं, उसी दिन बता देंगे कि प्रोविजनल है, एक दो दिन बाद बता देंगे प्रोविजनल है। तो होता क्या है कि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो ध्यान नहीं देते वो क्या कहते हैं, अपनी जैसे ग्रेजुएशन का अगर आप सीजीएल के लिए जा रहे हैं तो आपके पास आपकी डिग्री नहीं है, या आपका कुछ गड़बड़ हो गया नाम में, किसी का डिग्री में, हमारे केस में मुझे याद आया कि डिग्री में नाम अलग था और आई थिंक 10th के सर्टिफिकेट में अलग था, और इस चीज के लिए उन्होंने एफिडेविट नहीं बनवाया था, तो हो गया ना पंगा। तो वही बात है, अभी तो उस ऑफिसर पे और कंपिटेंट अथॉरिटी पे डिपेंड है वो क्या करेगा। पंगा तो हो गया, तो पंगा हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, वो प्रोविजनल दे देते हैं। प्रोविजनल मतलब भी क्लियर है सब कुछ, बट ये है कि आपको एक टाइम दिया जा रहा है, उस टाइम में उसे ठीक कराइए और फिर आपको वो ज्वाइन कराते हैं। ठीक है, और कई केस में ऐसा होता है कि आपको ज्वाइन करा लेते हैं और बोलते हैं कि आप उसे ठीक करा के दे दीजिएगा। ये दूसरा केस है। अगर आप ठीक करा, आप पर ऐसे सोचते हैं कि भाई हमने तो ज्वाइन कर लिया अब क्या ठीक कराना, तो भाई गलत फहमी में मत रहिएगा। ये आपका एक प्रोबेशन पीरियड होता है 2 ईयर का, ज्वाइन के बाद वो एक्सटेंड होता चला जाएगा अगर आप उस करेक्शन को ठीक नहीं कराएंगे। तो जो भी सिनेरियो है आप उसे ठीक करा लेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मेट्स पे आते हैं, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको ना सभी फॉर्मेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, सारे फॉर्मेट्स ना एसएससी के नोटिफिकेशन में मेंशन है। ठीक है, इसके ऊपर जो मेन मेन चीज है ना, जहाँ पे कोई एस्पिरेंट या कोई भी स्टूडेंट गड़बड़ कर सकता है, वो मैं बता देता हूँ, या हम लोग जब एज ए चेकर बैठे थे तो हम क्या चेक कर रहे थे वो मैं आपको बता देता हूँ, या कोई भी आज की डेट में आप कहीं भी जाएंगे तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एसटी और एसटी सर्टिफिकेट के बारे में पहले बता रहा हूँ मैं। भाई, इनके लिए तो ये सबसे अच्छी चीज ये है कि इनकी वैलिडिटी जो है ना वो हमेशा के लिए होती है, इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। फॉर्मेट आपका एसएससी के एनेक्स्चर 9 में लगा हुआ है, फॉर्मेट आप देख लीजिएगा। सेंट्रल लेवल का इन जनरल, चाहे आप किसी भी स्टेट से बनवाएं ऐसा ही बनेगा। थोड़ी सी लाइंस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ऐसी लाइनें मेंशन होंगी। हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, मैं दिखाऊं तो कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने बोला था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट के लिए अप्लाई करते, तो ये सेंट्रल लेवल का है, समझ रहे हैं। ऐसा फॉर्मेट होता है, लास्ट कनेक्शन में लगा है यहाँ नाम नाम ये वो, ये बहुत सारे इनके पता नहीं वो लिखे होते हैं, सब में लिखे होते हैं। तो ये SC ST का है इस तरीके से। यहाँ पे डेजिग्नेशन होती है और सील होती है, जो इसे ऑथोराइज करता है वो भी एंड में, और यहाँ एक डेट मेंशन होती है। ये डेट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही आपको क्रूशियल डेट से पहले चाहिए होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपकी क्रूशियल डेट से पहले ये वाली डेट मेंशन होती है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी भी जगह डीवी के लिए जा रहे हो तो वो सिर्फ ये देखते हैं, बाकी तो उनको कुछ समझ ही नहीं आने वाला, वो ये देखते हैं भाई डेट पहले के है कि नहीं, डेट बाद गया तो फंस गया भैया, फंसी है मतलब। आप बनवाई बैक डेट में बनवाओगे भी कैसे, आज तो ऑनलाइन डेट है, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, इस चीज का इसलिए ध्यान रखना। नीचे यहाँ पे अथॉरिटीज मेंशन होती है, आप अथॉरिटीज देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये बहुत सारे यहाँ पे ये भी मेंशन है कि और कौन कौन बना सकता है, ये सब आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन में भी है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर सकते हैं। अब आते हैं ओबीसी वाला। अगर आप ओबीसी वाले में देखें तो इसकी वैलिडिटी 3 साल तक चल जाती है, मान ली जाती है, लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि 3 साल तक मान लिया जाता है, जो सेंट्रल लेवल का होता है। इसकी भी क्रूशल डेट वही है कि भाई भरने से पहले तक होना चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट, और इसमें भी देखो लिखा होता है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में चल सकता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, इसकी कोई वो नहीं। लेकिन ओबीसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखी है, आप चेक देखेंगे कि ये मेंशन होता है ही और शी डज नॉट बिलोंग टू पर्सन ऑफ या सेक्शन ऑफ क्रीमी लेयर, या हिंदी में लिखा होता है यह व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते। इसका मतलब ये आप नॉन क्रीमी लेयर के लिए, नॉन क्रीमी लेयर में होनी चाहिए, नॉन क्रीमी, तो आपको ओबीसी का फायदा है एज रिलैक्सेशन में या कट ऑफ में। क्रीमी लेयर तो भाई इक्विवेलेंट टू यूआर आप समझ लो, तो उसका कोई खास फायदा नहीं है। और नॉन क्रीमी के लिए कुछ इनकम का वो होता है, तो नॉन क्रीमी वाला आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो भी आपको रिलैक्सेशन चाहिए होता है। यहाँ डेट होती है और यही वो क्रूशियल डेट होगी, इसी को वो भी मिलाते हैं ऑफिस के अंदर, तो ये डेट आप देख लीजिएगा। तो जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप जरा
देख लीजिए, अगर भाई आपको 1 महीना लगेगा सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो आप पहले ही अप्लाई कर दीजिए, ताकि भाई क्लोजिंग डेट से तो पहले आपके पास बना हुआ आ जाए। नेक्स्ट, कौन कौन ऑथराइज करता है वो यहाँ पे सील भी लगाएगा, मैजिस्ट्रेट, ये वो सब मेंशन है वहाँ पे कि कौन कौन कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ईडब्ल्यूएस। ज्यादा टाइम नहीं हुआ ईडब्ल्यूएस को आए हुए। इसकी वैलिडिटी तो 1 साल की होती है, सब जानते हैं, अपना अपना हर स्टेट से बनवाता है, और वैलिडिटी फॉर 1 ईयर। मतलब आप अगर इस साल का बनवाओगे, इस फाइनेंशियल ईयर का, बनवाओगे, तो पिछले साल की बैक की, मतलब पिछले साल की बैक की आपकी बैक ईयर की पूरी फाइनेंशियल इनकम को कंसिडर किया जाएगा। तो ये एवरी ईयर, हर ईयर इसे रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसमें भी वही क्रूशियल डेट वैसी होती है। ये सारे इसके क्राइटेरिया हैं, जिन्होंने बनवाया होगा उन्हें पता होगा। फिर यहाँ पे वही जो उसे ऑथोराइज करता है, उसके साइन वगैरह आएंगे, फोटो लगी होती है यहाँ पे। वैसे आप जब सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो ये 2 पेज आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये एक ही पेज में बना के दे देते हैं, थोड़ा क्लोज क्लोज होता है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। जिसका डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी के हिसाब से सर्टिफिकेट बनवा लेने, सब मेंशन है यहाँ पे, सील लगेगी मेडिकल ऑफिसर वगैरह की। डिसेबिलिटी भी ना कई तरीके की होती हैं, तो देखिए अगर बहुत सारे डिसेबिलिटी के फॉर्म है, वो आप देख लेना नोटिफिकेशन के अंदर, मैंने यहाँ लगा तो रखे, मैं बट स्क्रॉल करूंगा फास्टली। जैसे ऊपर वाला फॉर्म 5 था, ये फॉर्म 6 है। वो नॉर्मल, वो एक डिसेबिलिटी के था। अगर मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो इस तरीके का होगा, इसमें मेंशन भी है, ब्लाइंडनेस, डेफ, ये वो। ठीक है, इसके बाद एक और भी होता है कि अगर आप फॉर्म 5 में भी नहीं आ रहे, फॉर्म 6 में भी नहीं आ रहे, मेंशन है, तो उसके उसके लिए कौन सा फॉर्म होता है, उसके लिए ये वाला फॉर्म होता है, सब मेंशन है, कितने परसेंट क्या है, पूरा ऐसे लगा हुआ है नोटिफिकेशन में, और वो आप वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद एक चीज छोटी सी बस मैं मेंशन कर रहा हूँ, जो जो ये पोस्ट ऑप्ट करना चाहेंगे उनको पता होता है कि कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर एसएससी सीजीएल। ये सीजीएल के लिए बता रहा हूँ, बाकी सारे से स्किप कर सकते हैं। तो इंस्पेक्टर की आपकी पोस्ट होती है एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, या प्रिवेंटिव ऑफिसर, या सब इंस्पेक्टर जो होता है सीबीआई नार्कोटिक्स में। इनके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। ये नोटिफिकेशन में लगे हुए हैं, या आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, 2-3 पेज हैं इसके, तो उन आप फिजिकल स्टैंडर्ड का ध्यान दीजिएगा। वो बहुत टफ नहीं होते, बहुत बेसिक होते हैं, आराम से उसकी तैयारी हो जाती है नॉर्मली। तो आप देखिए कि ऐसे करते करते अब हम फाइनली अपने इस चीज पे पहुंच जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर। अगर आप देखें तो भाई हमने डीवी करा लिया, सारे सर्टिफिकेट दे दिए, और डीवी कराने के बाद उन्होंने प्रोविजनल या क्लियर दे दिया। अब आने वाला है हमारा अपॉइंटमेंट लेटर, जिसके ऊपर हम इतने, जिसके लिए हम जी जान से इतनी मेहनत करते हैं, अपने आप को झोंक देते हैं और दिन रात एक कर देते हैं। और पता है ये जर्नी जो होती है ना प्रिपरेशन की, ये जो करता है ना वही जानता है कितने सारे अप एंड डाउन होते हैं, कितनी सारी चीजें सिखाता है। तो उसके बाद ये अपॉइंटमेंट लेटर अचीव होता है। तो अपॉइंटमेंट लेटर कौन इशू करता है, सबसे पहले बात करते हैं। इशू करता है ये वो ऑफिस, ठीक है, जिस ऑफिस में आप डीवी के लिए गए थे वही इशू करता है। आजकल क्या हो रहा है कि आपको ना, देखिए गवर्नमेंट को भी दिखाना होता है कि हम इतना रोजगार दे रहे हैं, और वो फंक्शन वगैरह कराते हैं, तो इसलिए रोजगार मेला नाम से लगाया जा रहा है। इसमें मोदी जी एड्रेस करते हैं, जो मैं बता रहा था। ऑल ओवर इंडिया में होता है रोजगार मेला, दिल्ली में तो होता ही है, दिल्ली वाला हमने अटेंड किया है। तो चलिए आप पहले एक बार फोटो देखिए। तो आपने देखी रोजगार मेला वाली ये फोटो, बहुत ही प्यारा फंक्शन होता है। बहुत मतलब वीआईपी आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं। तो होता है क्या रोजगार मेला में, ये दिल्ली वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, मोदी जी एड्रेस करते हैं लाइव। जो बच्चे नहीं आ पाते, जैसे आसपास का सिलेक्शन जिनका दिल्ली में हुआ है, यदि वो नहीं आ पाते तो उनको एक लिंक भेज देते हैं कि वो उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी लोग जो आ सकते हैं उनको कहते हैं कि वो आप अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवन मैंने बताया था कि जो ऑफिस आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर रहा है वो बता देता है आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ है, और इवन प्रैक्टिस के लिए 1-2 दिन पहले आपको बुलाता है कि स्टेज पे कैसे जाना है, कैसी प्रैक्टिस करनी है, सब आपको सिखाता है। ठीक है, ताकि मिनिस्टर्स के सामने जब आप लो तो कुछ ऊपर नीचे ना हो। फोटो भी क्लिक होती है, और लाइफ टाइम बंदे वो फोटो भी रखते हैं। तो आजकल रील वगैरह में बहुत दिखाते हैं वो फोटो। तो वो मिनिस्टर आपको मतलब आपको स्टेज पे बुला के इन हैंड में देगा, आज की डेट में ये हो रहा है। और जो लोग नहीं आ पाते, नहीं अटेंड कर पाते इस रोजगार मेला को, तो उन्हें बाय मेल या पोस्ट के थ्रू वो भेज दिया, ऑफिस भेज देता है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है,
कि अगर वो मान लीजिए रोजगार मिला या अपॉइंटमेंट लेटर किसी को, अपॉइंटमेंट लेटर रोजगार मिला में या ईमेल से रिसीव हुआ, तो होता क्या है, या तो आप सेम डे सेकेंड हाफ में जाके अगर फंक्शन खत्म हो गया तो ज्वाइन कर सकते हो उस ऑफिस को। बट अक्सर होता क्या है, इसमें फुल डे खत्म हो जाता है, पूरा दिन का फंक्शन होता है, और इवन रिफ्रेशमेंट वगैरह भी मिलती है अच्छी, ठीक है, और आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी। तो जनरली लोग नेक्स्ट डे भाग के जाते हैं, क्योंकि एक एक दिन की सैलरी का लॉस बहुत मेजर लॉस है ना, 46 पे में तो बहुत ज्यादा ज्वाइन कर लेते हैं ऑफिस को। तो आप देख रहे हैं ऐसे पूरी स्टोरी है, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस से रिजल्ट से ज्वाइनिंग के डे तक। ऐसा नहीं है सिर्फ डीवी 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 है, ठीक है। अभी भी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, अब आपका ऑफिस का फर्स्ट डे है, और आपको ऐसी कुछ बातें बताता हूँ कि ऑफिस का अब आपका फर्स्ट डे है, उस दिन आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो फर्स्ट डे में क्या होता है कि आप जाओगे तो आपसे एक ज्वाइनिंग फॉर्म भरा जाएगा। एक ज्वाइनिंग टाइप का होता है कि भाई वो पहले से ही फॉर्म बना होता है, उसमें नाम वाम लेके साइन करा दिया जाता है। उसमें यही मेंशन होता है कि आपने इस दिन ऑफिस को ज्वाइन कर लिया है। कई अगर ऑफिस का वो फॉर्म नहीं होगा तो वहां से लिखवा लेंगे इस दिन फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ के अंदर, मतलब फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के अंदर आपने ज्वाइन किया, ये उसमें मेंशन होता है। दूसरा, आपसे कई सारे और फॉर्म्स भरवाए जा सकते हैं उस दिन। ऐसा भी हो सकता है कि खाली ये भरवा के आपको चिल बिठा दिया जाए और बोल देंगे कि कल से आ जाना या जो भी है। और ऐसा भी हो सकता है ज्यादातर केस में, सिटीज में तो और मिनिस्ट्री में तो ये होगा कि शायद और फॉर्म्स आपसे भरवा दिए जाएंगे। दूसरा, ओथ जरूर लिखवाई जाएगी। एक ओथ जो होती है ना, ओथ आपसे, आपने जिस दिन ज्वाइन करा ना, तो आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओथ होती है, वो एक पेपर देंगे और वो आपको ओथ पढ़नी होती है। ओथ वही है कि मैं ईमानदारी से अपने काम को करूंगा या करूंगी एक्सेट्रा, इस तरह की ओथ ली जाएगी। और आपको उस दिन तो सेक्शन कभी भी अलॉट नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं होता। फिर आपकी फाइल प्रोसेस होगी, हर एक चैनल से गुजरेगी कि ऐसे ऐसे इस पर्सन ने ज्वाइन किया है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या जो कह लो कंप्यूटर अथॉरिटी, उसके पास आपका जाएगा नाम। एक साथ ऐसा भी हो सकता है ना, 20 लोगों ने ज्वाइन करो सेम उसमें, या 4 लोगों ने ज्वाइन करो, नाम जाएगा और वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या जो कंप्यूटर अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी कि कहाँ सेक्शन में जरूरत है, उस सेक्शन आपको दे दिया जाएगा। तो इसमें एक हफ्ता या 3-4 दिन लग सकते हैं, ठीक है, सेक्शन अलॉटमेंट में। लेकिन होता ये, आपने होती है, आप चिल बैठे उस दिन, आपको जल्दी भी घर जाने को बोल सकते हैं, और कुछ दिनों बाद आपको बता देंगे आपको इस सेक्शन में काम करना है, क्योंकि आपकी फाइल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहले दिन तो भले ही लेके जाओ ना, जो अब आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सैलरी, वो कैसे मिलेगी, है ना, सैलरी की बात। तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, वो तो होता ही है सबके पास, लेकिन आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिंदा बैंक अकाउंट, चलता फिरता, डेड नहीं। उसकी पासबुक होनी चाहिए। आपको अपने ऑफिस के अंदर पासबुक की फोटोकॉपी एक देनी पड़ेगी और पैन कार्ड की भी फोटोकॉपी देनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी मंथ एंड जब भी होगा तो आपको सैलरी क्रेडिट होगी। यदि आप बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं दे पाएंगे या आपका कोई बैंक नहीं होगा, तो होगा क्या, जब भी आप देंगे उस नेक्स्ट मंथ में प्रीवियस मंथ की सैलरी जुड़ के आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है धीरे धीरे, हाँ ऑफिस के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे ना फिर पुलिस वेरिफिकेशन और ऐसी चीजें होने लगती हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एमईए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना, इसमें जो हमारे लास्ट ईयर जानने वाले ज्वाइन करे थे, इसमें इन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन पहले करा ली। हो सकता है भाई, बार बार जाने का ऐसा डिपार्टमेंट है, ये जब तक पुलिस वेरिफिकेशन पहले नहीं कराते ज्वाइन नहीं कराते। लेकिन मैक्सिमम में तो मैंने यही देखा है कि भाई देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन कराना ऑफिस का काम होता है, तो आप ज्वाइन कराते हैं, फिर वहां से धीरे धीरे लेटर वेटर ये भेजते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो आप चाहे दोनों जगह ले सकते हैं, अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे भी ले सकते हैं या होम टाउन में भी भेज देते हैं, कहीं से भी करा लो, चल जाता है काम। कहीं कहीं दोनों जगह होती है, कहीं एक से भी करा लो, हो जाती है, तो काम चल जाता है। फिर कुछ और अदर फॉर्म भरे जाते हैं, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, जो लाइव भर आपकी सर्विस बुक के अंदर रखते हैं। आपकी पूरी गवर्नमेंट रिकॉर्ड का ना एक ब्यूरो होता है, सर्विस बुक जिसे बोलते हैं, उसके अंदर ही वो अटेस्टेशन फॉर्म जो मैंने आपको बताया था वो लगता है। और ये जो कुछ और फॉर्म हिंदी इंग्लिश में भरवाए जाएंगे, जिसमें कि ये सब होता है कि मतलब आपके बाद किसको ये सब मिलेगा, पेंशन, डिपेंडेंट कौन है, ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हिंदी इंग्लिश में ऐसे फॉर्म होते हैं। आपकी फैमिली की डिटेल, ये सब वगैरह भरवा के आपकी सर्विस बुक में लगा दिए जाते हैं। तो यही सब चीजें होती हैं। आई होप इतनी डिटेल में, इतनी रिसर्च करके, एक एक चीज बारीकी से बता के किसी ने नहीं आपको बताई होगी। और अगर वीडियो में आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, तो आपको समझ आ गया होगा कि रिजल्ट आने के बाद तक क्या क्या होने वाला है ज्वाइनिंग के दिन तक। तो आप खुद
एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी रिसर्च, कितने एफर्ट्स लगे इस वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और एक छोटी सी बात नोट कीजिएगा कि देखिए इतना लंबा वीडियो है, बहुत सारी रिसर्च है, तो कई बार क्या होता है बोलने में कोई वर्ड ऊपर नीचे मैंने बोल दिया हो तो उसके लिए बिल्कुल अपॉलॉजीज है, बट कंटेंट लिखा हुआ बिल्कुल सही है। इसके अलावा कोई भी छोटी मोटी चीज हो जाती है कभी कभी टाइप वाइप करने में। प्लस अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए वो। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं पर्सनली उस चीजों का रिप्लाई कर दूंगा। आपको टाइम जरूर लगेगा बट मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाला है, वो भी बहुत यूजफुल कंटेंट होने वाला है। तो स्टे ट्यून विद अस। बाय बाय, जय हिंद।